हेलो स्टूडेंट्स। तो 11th फिजिक्स में हम आज नया चैप्टर सीखने जा रहे हैं विच इज चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स तो यहाँ पे देखो सॉलिड्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम अभी सीखना चाहेंगे। ओके, तो उसमें हम पहले रिजिड बॉडी के हिसाब से सीखेंगे। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है रिजिड बॉडी। व्हाट इज रिजिड बॉडी? सो एंड फर्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजिड बॉडी एंड सॉलिड ऑब्जेक्ट, सॉलिड बॉडी? क्या डिफरेंस है तो वो भी हम साथ में देखेंगे। ओके, तो रिजिड बॉडी यानी one type of hard solid object. Rigid body means one type of hard solid object whose shapes and size are definite. फिक्स होता है उसका शेप और साइज। ओके, तो पहले हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। रिजिड बॉडी, अ रिजिड बॉडी मीन्स rigid body means a hard solid object having a definite shape and size. What is a rigid body? A rigid body means a hard solid object having a definite shape and size. Okay, now यहाँ पे देखो तो हम ऐसा बोल सकते हैं every rigid body is a solid object. every rigid body is a solid object, but every solid object is not rigid body. But every solid object is not rigid body. How and why? हाँ, और ये तो हम जानने के लिए लिख सकते हैं एवरी रिजिड बॉडी इज अ सॉलिड ऑब्जेक्ट बट एवरी सॉलिड बॉडी इज नॉट अ रिजिड बॉडी। वाई? हम देखते हैं यहाँ पे। तो सॉलिड में अगर आप देखो तो सॉलिड में ऐसी बहुत सारे ऑब्जेक्ट है। ओके, और रिजिड बॉडी, तो रिजिड बॉडी में देखो रिजिड बॉडी मीन्स अ हार्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट। मतलब हम डेफिनेशन के हिसाब से ही हम बोल सकते हैं एवरी रिजिड बॉडी इज अ सॉलिड ऑब्जेक्ट बट हार्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट। बट यहाँ पे हम इसी के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि एवरी सॉलिड ऑब्जेक्ट इज नॉट रिजिड बॉडी बिकॉज सम सॉलिड ऑब्जेक्ट्स आर stretched like this eraser. This eraser is one type of solid object, right? This eraser is one type of solid object, but this type of object we can stretch, खींच सकते हैं हम उसको। दूसरा, उसको कंप्रेस कर सकते हैं, ऐसा कंप्रेस कर सकते हैं। दूसरा, बैंड भी कर सकते हैं उसको, ऐसे बैंड भी कर सकते हैं। तो some solid object is not rigid body because they are stretched, they are compressed, they are bent. Okay, तो ऐसी प्रॉपर्टीज उसमें रही है, तो इसलिए हम एवरी सॉलिड ऑब्जेक्ट को रिजिड बॉडी नहीं बोल सकते। बट एवरी रिजिड बॉडी इज अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, हार्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट, बिकॉज एवरी रिजिड बॉडी हैव अ डिफाइनाइट शेप एंड साइज। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे हम एक रीजन भी, क्वेश्चन भी लिखेंगे। यहाँ पे तो आंसर आ ही गया है, हमने देख ही लिया है, लेकिन उसको हम एक शॉर्ट क्वेश्चन में आता है इसलिए उसके हिसाब से लिखेंगे। व्हाई एवरी सॉलिड बॉडीज आर नॉट परफेक्टली रिजिड? व्हाई एवरी सॉलिड बॉडीज आर not perfectly rigid? Question mark.
बिकॉज क्यों? बिकॉज some bodies, some solid bodies can be stretched, compressed and bent. Okay, because some solid bodies can be stretched, compressed and bent. When is stretched, compressed and bent? When a large external force is applied on it. Okay, so when large force external force is applied on some solid objects, then they can be stretched, compressed and bent. That's why we can say every solid bodies are not perfectly rigid, right? Because the rigid body have a definite shape and size and it is hard solid object. क्लियर? तो ये आपको क्लियर हो गया होगा. चलो हम दूसरा टॉपिक देखते हैं. तो वो है हमारा इलास्टिसिटी एंड इलास्टिक डिफॉर्मेशन. व्हाट इज डिफॉर्मेशन? इलास्टिसिटी, व्हाट इज इलास्टिसिटी, व्हाट इज इलास्टिक डिफॉर्मेशन, तो वो हम सब देखेंगे यहाँ पे. पहले देखते हैं इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी what mean by elasticity? The properties of body, definition लिख लेते हैं हम पहले. The properties of a body by virtue of which it tends to regain its original size and shapes when the applied force is removed, is known as elasticity. Is known as elasticity. And the deformation caused is known as elastic deformation. ओके, सो इलास्टिसिटी यहाँ पे आप टाइटल के हिसाब से लिख ली ना, इलास्टिसिटी एंड इलास्टिक डिफॉर्मेशन साथ में ले लेना, डिफॉर्मेशन. ओके, सो व्हाट इज इलास्टिसिटी एंड इलास्टिक डिफॉर्मेशन? डेफिनेशन पहले देखो, फिर एग्जांपल हम देखते हैं. द प्रॉपर्टीज ऑफ अ बॉडी by virtue of which it tends to regain its original size and shapes when the applied force is removed. And this applied force is one type of deformation is known as a elasticity, and the deformation caused is known as a elastic deformation. तो एग्जाम्पल के हिसाब से हम देखें तो इलास्टिसिटी, तो ऐसे कोई ऑब्जेक्ट सॉलिड ऑब्जेक्ट लाइक दिस इरेजर और स्प्रिंग, जैसे स्प्रिंग का हम एग्जाम्पल ले, ये हमारे पास
इसकी मेन कंडीशन वाली स्प्रिंग है, मान लो ये स्प्रिंग है, ओके। ये इनिशियल कंडीशन है इसकी, इनिशियल कंडीशन। नाउ ये फर्स्ट कंडीशन, अब देखो दिस इज फाइनल कंडीशन, दिस इज सेकेंड कंडीशन, ओके। देन व्हाट हैपन, यहाँ पे देखो द प्रॉपर्टीज ऑफ अ बॉडी, तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो ऐसी बॉडी में पाई जाती हो विच इट टेंड्स टू रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप। तो ये कब पॉसिबल है, तो व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव, अप्लाइड फोर्स इज रिमूव इज नॉन एज अ इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे देखो स्प्रिंग है, इनिशियल कंडीशन में एज इट इज उसकी जो मेन पोजीशन है वो देखो तो ऐसी दिख रही है हमें, ठीक है। नाउ वी अप्लाइड फोर्स ऑन दिस स्प्रिंग, देन व्हाट हैपन, तो कंडीशन ऐसी हो जाएगी व्हेन वी अप्लाइड फोर्स ऑन दिस स्प्रिंग इन इनिशियल कंडीशन, देन रिजल्ट क्या हमें देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा, राइट। तो जैसे आप इसको इस डायरेक्शन में फोर्स दोगे तो ये ऐसी स्प्रिंग हो जाएगी, राइट। ऐसी स्प्रिंग यानी ये डिफॉर्म हो गई है, क्या हो गई है, डिफॉर्म, क्योंकि ओरिजिनल फॉर्मेट तो उसका ये है, जैसे ही आपने उसको फोर्स दिया तो वो डिफॉर्म हो गई, उसका ओरिजिनल जो साइज और शेप था वो चेंज हो गया यहाँ पे, विच इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन, राइट। तो ये ओरिजिनल शेप उसका चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि हमने फोर्स दिया है अभी तक, ठीक है। नाउ व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव, तो ये यहाँ पे जो आपने फोर्स अप्लाइड किया है उसको रिमूव कर दो, जैसे आप इस डायरेक्शन में फोर्स दे रहे हो तो उसको वो फोर्स अब रिमूव कर दो, तो क्या होगा, तो वो एज इट इज अपने मेन जो फॉर्मेट है, मेन कंडीशन है फर्स्ट, तो उसमें आ जाएगी, विच इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, ओके। तो ये ऐसी जो कंडीशन थी सेकंड कंडीशन, डिफॉर्म कंडीशन में से वो मेन कंडीशन में आ गई, तो ऐसी जो प्रॉपर्टीज रहती है जो भी बॉडी में वो इलास्टिसिटी है, ओके। सो द प्रॉपर्टीज ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव, व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव द बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ बॉडी, क्लियर। तो ऐसे आप अगर एंड द डिफॉर्मेशन कॉज इज नॉन एज अ इलास्टिक डिफॉर्मेशन, व्हाट, इलास्टिक, ये इलास्टिसिटी फर्स्ट में से सेकंड और सेकंड में से जब वो वापस फर्स्ट हो जाती है एज इट इज, तो वो इलास्टिसिटी हुई, ओके। और लेकिन ये किसके कारण हुई, तो डिफॉर्मेशन की वजह से हुई, डिफॉर्मेशन हुआ, तो ये जो डिफॉर्मेशन कॉज इज नॉन एज अ विच, व्हाट, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, क्लियर, ओके। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक देखते हैं, हाँ, और इसमें अगर आप एग्जाम्पल देना चाहो, एग्जाम्पल, तो फर्स्ट इज स्प्रिंग का आप एग्जाम्पल दे सकते हो, दूसरा इरेजर, ओके, इरेजर का आप इसमें इल्यूस्ट्रेशन दे सकते हो, एग्जाम्पल दे सकते हो। चलो इसके बाद हम दूसरा टॉपिक देखें, तो ये सब हमारी हिंट ही चल रही है, ये सब स्टार्टिंग है हमारे चैप्टर का। तो दूसरा टॉपिक हम देखते हैं प्लास्टिक। व्हाट इज प्लास्टिक, प्लास्टिक एंड प्लास्टिसिटी, प्लास्टिक एंड प्लास्टिसिटी साथ में ही हम लेंगे, व्हाट इज प्लास्टिक एंड प्लास्टिसिटी, ओके। तो इलास्टिसिटी की भी हम पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम वो डेफिनेशन से एक्सपेंड करते हैं, ओके। एग्जाम्पल तो है ही हमारे पास, तो देखते हैं, इफ यू अप्लाई फोर्स टू अ, इफ यू अप्लाई फोर्स टू अ लंप of putty or mud, if you apply force to a lump or putty or mud means dry soil, जो सॉइल होती है हमें उसको पानी में भिगो दो और उसके बाद उसको सुखा लो, ओके। तो उसके बाद जो उसका शेप और जो भी रहता है वो कंडीशन में हमें लेना है यहाँ पे मड, ओके। इफ you apply force to a lump or putty or mud, they have no gross tendency, they have
no gross tendency to regain their previous to no gross tendency to regain their original if you apply force to a lump of putty or mud, they have no gross tendency to regain their previous shape. And they get permanently deform. Okay, if you apply force to a lump of putty or mud, they have no gross tendency to regain their previous shape and they get permanently deformed. Such substance are called plastic, and his properties, these properties is called plasticity. Okay, if you apply force to a lump of putty or mud, they have no gross tendency to regain their previous shape and they get permanently deformed. Such substances are called plastic and these properties is called plasticity. For example, putty or mud. Then how? पुट्टी और मड, तो ऐसे मड मीन्स ऐसी सॉइल जिसको पानी में भिगोई हो फिर सुखा दो, ऐसे. ओके, तो ऐसी मिट्टी जिसका मान लो कि ऐसी मिट्टी जिसका शेप हमने यहाँ पे रेडी किया है, ये है कुछ ऐसा, या फिर सर्कुलर शेप ले लो आप, ऐसा सर्कुलर शेप लिया है, फिर आप उसको फोर्स लगा के डिफॉर्म करो, तो वो जैसे होगा, मतलब डिफॉर्म करने के बाद उसका जैसा शेप ऐसा हो गया होगा, तो एज इट इज वो ऐसा ही रहेगा. ओके, वापस ऐसा नहीं हो सकता, मतलब स्ट्रेचेबल नहीं हो सकता, जैसे आप खींचो और वापस अपने मेन कंडीशन में आ जाए वैसा नहीं हो सकता. डिफॉर्म होने के बाद उसका ओरिजिनल शेप होता है वो मिट जाता है, वो नहीं होता. तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो प्लास्टिक कहलाते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज ऐसी होती है उसको प्लास्टिसिटी बोलते हैं. ओके, तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया होगा प्लास्टिक एंड प्लास्टिसिटी. तो प्लास्टिक मीन्स ऐसे ऑब्जेक्ट कि जिसको एक बार डिफॉर्म करने के बाद उसका ओरिजिनल शेप वापस मिलता नहीं है, उसको प्लास्टिक बोलते हैं, और उसकी जो प्रॉपर्टीज है ऐसे ऑब्जेक्ट में उसको प्लास्टिसिटी बोलते हैं. क्लियर? चलो, तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा. इसके बाद का हम टॉपिक ले लेते हैं यहाँ पे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड. व्हाट? इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड. अब ऐसे सबको क्वेश्चन होगा, इलास्टिक बिहेवियर इन सॉलिड ऐसे कैसे पॉसिबल है? इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड. इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड. तो इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड, क्योंकि यहाँ पे तो हमें क्वेश्चन होता है बिहेवियर ऑफ सॉलिड, वो भी इलास्टिक. अब सॉलिड में ऐसा तो कोई है नहीं कि वो स्ट्रेचेबल हो सके, तो ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट हमने देखे हैं कि जिसमें हो सकते हैं. ठीक है, तो उसी का हम एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, क्योंकि ये इम्पॉसिबल जैसा ही लगता है सम, लेकिन सॉलिड ऑब्जेक्ट में कुछ सॉलिड ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो स्ट्रेच नहीं होते, वो
रिजिड बन जाते हैं, राइट। तो ऐसे जो जिसको बेंड नहीं किया जा सकता, स्ट्रेच नहीं हो सकता, कंप्रेस नहीं हो सकता, विच सॉलिड ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड रिजिड, ओके। बट यहाँ पे देखो इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड हमें देखना है, दैट मीन्स वो स्ट्रेच भी हो सकते हैं, बैंड भी हो सकते हैं, कंप्रेस्ड भी हो सकते हैं। तो ऐसा हम देखते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक फिगर बना रही हूँ, उसके हिसाब से उसका बिहेवियर देखेंगे, ओके। सॉलिड कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें उसके जो पार्टिकल्स है, उसके जो एटम्स है, वो कैसे बिहेव करते होंगे और कैसे इलास्टिक बिहेवियर उसका होता है, वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो फिगर देखो यहाँ पे कैसे ड्रॉ करनी है आपको। चलो, अभी ये यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, यहाँ पे सॉलिड ऑब्जेक्ट हो मान लो इसको। फिर जिसका जितने भी जॉइनिंग पार्ट है वहां पे हम उसको सर्कल बना लेंगे ऐसे। दिस सर्कल्स आर कॉल्ड, दिस बॉल्स, वन टाइप ऑफ दिस इज बॉल, दिस बॉल्स आर दी एटम्स, ओके, दिस इज एटम्स। नाउ ये सारे एटम्स है यहाँ पे, ओके। एंड दिस एटम्स, दिस एवरी एटम्स आर कनेक्टेड टू इंटरनल फोर्स in solid with spring. This is the internal force between two solid atoms in these objects. Every atoms in these objects which are connected with springs. देन व्हाट हैपन, क्योंकि इलास्टिक बिहेवियर चाहिए हमें, इलास्टिक बिहेवियर, इलास्टिक मीन्स स्ट्रेचेज हो सके, कंप्रेस हो सके, लाइक दिस, ओके। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज द एवरी बॉल इज अ एटम एंड द स्प्रिंग इज गिवन द इंटरनल फोर्स ऑफ द बिटवीन दिस टू एटम्स. So here is every ball is present the atoms and every spring is represent with interatomic force. Interatomic force जो सारे एटम्स को देती है यहाँ पे. तो अब इसमें बिहेवियर कैसा होगा उसमें, तो देखो अब हमें तो पता है कि सॉलिड ऑब्जेक्ट में क्या है, तो सॉलिड ऑब्जेक्ट में एवरी एटम्स प्लेस्ड विथ स्मॉल नियर द स्मॉल डिस्टेंस, ओके, मतलब उसके बीच का जो डिस्टेंस होता ही नहीं है, राइट. दैट मीन्स द गैप बिटवीन दिस टू ऑब्जेक्ट्स इज वेरी लेस, ओके. दैट मीन्स व्हाट, द इंटर एटॉमिक फोर्स इज वेरी स्ट्रांग इन द सॉलिड ऑब्जेक्ट, राइट, between these atoms. So in this figure, when the force is applied on and only on one atoms, यहाँ पे कहीं पे भी आप एक मतलब फोर्स अप्लाइड करो यहाँ पे डिफॉर्म, तो क्या होगा, तो ये डिफॉर्म कंडीशन में आएगी. दैट मीन्स यहाँ पे आप अप्लाई करो या फिर यहाँ पे अप्लाई करो तो ये ऐसे खींचो, ऐसे इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा यहाँ पे, अगर इस डायरेक्शन में आप इसको खींचो तो ये पूरी सिस्टम क्या होगी, रिस्टोर होने की ट्राई करेगी. क्या करेगी, जैसे ही आप इसको ऐसे स्ट्रेच करो तो ये स्प्रिंग की वजह से ये भी स्ट्रेच होगा, ये भी स्ट्रेच होगा, ये भी पूरी सिस्टम ऐसे स्ट्रेच होगी, जिसकी वजह से क्या, तो आप स्प्रिंग को खींचो तो वो रिस्टोर यानी कि इलास्टिक उसका जो प्रॉपर्टीज होता है, ओके, तो वो उसमें आने की वो ट्राई करेगा. इलास्टिक उसमें जो वो प्रॉपर्टीज होती है तो वो इलास्टिक कंडीशन में आने की ट्राई करेगा. इस डायरेक्शन में खींचो तो वो खींचेगा जरूर, लेकिन वो अपनी ही सिचुएशन, अपनी जो मेन पोजीशन है उसमें आने की ट्राई करेगा, विच इज द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड, ओके. तो सॉलिड में ऐसे ये बिहेवियर होता है. और यहाँ पे जो है तो पूरी इसमें जो समझना है वो सिर्फ इतना ही समझना है कि इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड. तो जैसे ही आप इसमें से कोई एक एटम को फोर्स दोगे तो पूरी सिस्टम जो है वो रिस्टोर यानी कि इलास्टिक बिहेवियर यहाँ पे दिखाएगी आपको. मतलब अपनी जो ये पूरी सिस्टम है ऑब्जेक्ट की, ये
बैलेंस एज इट इज रखने की वो ट्राई करती है, विच इज कॉल्ड इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। तो ये जो थियरी है आपको वो बुक में से ही लिखना है, जिसमें क्या क्या लिखना है और कहाँ तक लिखना है वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। तो फर्स्ट, जैसे आप टाइटल दोगे ऐसा, जिसमें फर्स्ट होगा आपका ये फिगर, ओके। ये फिगर हो जाने के बाद जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है आपकी बुक में वो है वी नो दैट इन अ सॉलिड, वी नो दैट इन अ सॉलिड। यहां से आपको स्टार्ट करके लिखना है, तो कहां तक लिखना है वो मैं लास्ट सेंटेंस यहां पे लिख रही हूं। तो वो है आपका दस इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड, दस, ये लास्ट सेंटेंस में लिख रही हूं यहां पे, यहां तक आपको लिखना है। दस द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड can be explained in terms of microscopic nature of the solid, ओके। तो फर्स्ट ये जो थियरी है उसमें आपको फर्स्ट फिगर ड्रॉ करनी है, फिर यहां से स्टार्ट करना है, तो लास्ट सेंटेंस यहां तक है आपके बुक में, वहां तक आपको लिखना है। क्लियर? तो ये जो थियरी है वो 3 मार्क्स में IMP है। क्लियर? तो आई थिंक आपको डेफिनेशन सारी समझ में आई होंगी, राइट? वर्ड्स सारे समझ में आए होंगे। डिफॉर्मेशन जो है वर्ड्स, उसको हम कंटिन्यू इस यूनिट में यूज कर रहे हैं, तो डिफॉर्म का मतलब आपको पता होना चाहिए। क्लियर? ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप पढ़ो, समझो और प्रैक्टिस करो। थैंक यू।